नमस्कार। यूं तो हमारे आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है हमारे एक स्टार के बारे में, जिस स्टार को हम रोजाना सुबह पूरब से निकलते हुए देखते हैं और शाम को डूबते हुए भी दिखाई देते हैं। वो है हमारा सूर्य। ये सूर्य ना डूबता है और ना ही उगता है, ये लगातार प्रकाशवान रहता है। अगर हम इस सूर्य की बात करें तो इसके चारों ओर बहुत सारी चीजें चक्कर लगाती रहती हैं। उसके संयुक्त रूप को हम कहते हैं सौर मंडल, जिसमें ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, पौने ग्रह होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सूर्य स्थिर है? तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सूर्य स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये सूर्य भी चक्कर लगाता है। ये चक्कर लगाता है अपनी आकाश गंगा के केंद्र का। यहाँ पर आपको प्रकाशवान जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस मंदाकिनी का, यही है हमारी आकाश गंगा का केंद्र। और इसी का चक्कर लगाता है हमारा ये सूर्य, जो दिखने में आपको बड़ा छोटा लगता है लेकिन है काफी बड़ा। और भी जानेंगे बहुत सारी बातें। ये अपना एक चक्कर लगाने में इसे लगते हैं 25 करोड़ वर्ष, और उस अवधि को हम कहते हैं एक कॉस्मिक ईयर। चलिए हम लेक्चर को आगे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं राज राणा और आप हैं हमारे हॉलीवुड के राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, साथ ही स्टेटस पे भी लगाइए। और भी अगर आपको कोई लगता है कि सर आप इस पे वीडियो बनाएं तो हमें जरूर सजेशन दें कमेंट बॉक्स में। हम उस सजेशन पर आपके लिए एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक है सूर्य, और सूर्य के बारे में अब हम करते हैं चर्चा। आगे चलते हैं कि सूर्य आखिर कहां पर है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के मध्यवर्ती भुजा पर है। यहाँ पर आपको ओरियन स्पर नाम से एक जगह दिखाई दे रही है, वहीं पर हमारा सूर्य और वहीं पर हमारा सौर मंडल है। ये आकाश गंगा के केंद्र से यही कोई 20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी अगर ये आकाश गंगा में जाना चाहे, आकाश गंगा के केंद्र में जाना चाहे, तो भी इसे 20,000 वर्ष लग जाएंगी। वो भी कब लगेंगी? जब वह प्रकाश की चाल से चलेगा। आपको अंदाजा है कि प्रकाश कितनी तेज चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर हमारा सूर्य एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तेज चले तो भी आकाश गंगा के केंद्र तक पहुंचने में उसे 20,000 वर्ष लग जाती है। इसका मीन्स है कि हमारा जो सन है वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसका मतलब स्टेबल तो नहीं है, और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये अपनी भूमध्य रेखा पर अपना एक चक्कर 25 दिनों में पूरा कर लेता है, और ध्रुवों पर ये वही चक्कर 33 दिनों में पूरा करता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं अपने सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में समझें कि आखिर ये सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। तो याद रखें, हमारी आकाश गंगा में ढेरों नेबुला है। अब आप कहोगे सर नेबुला क्या होता है? तो हाइड्रोजन के बादलों को, हाइड्रोजन और धूल के कणों के जो बादल होते हैं उनको हम नेबुला के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। और ये हमारे अंतरिक्ष में या हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे फैले हुए हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूरी तक। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ में क्या आएगा आपको कि यहीं पर आपने देखा, इस वाले फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से देखिए यहां पर नेबुला है और नेबुला संघनित हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। अब बताइए, ये नेबुला संघनित हो रहे हैं, तो एक जो हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन के एटम से टक्कर मार रहा है। अब टक्कर मार रहा है तो इससे क्या होगा? तापमान जनरेट होगा, और जैसे ही तापमान लाखों डिग्री में पहुंच जाता है, सूर्य के अंदर एक क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। अब नाभिकीय संलयन के दौरान बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा हमारे प्रकाश मंडल से, सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलना प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रकार से आपको सूर्य प्रकाशवान दिखाई देता है। चलिए सूर्य के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं यहाँ पर, कि अगर हम सूर्य की लेयर भी देखना चाहें कि सूर्य अंदर से कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य की अंदर 6 लेयर है। जो सबसे ऊपर है कोरोना है, उसके बाद क्रोमोस्फियर है, फोटोस्फियर है, कन्वेक्शन जोन है, रेडिएंट जोन है, और हमारी है कोर। अगर इसके अलावा हम ये देखें कि आखिर हमारे सूर्य का निर्माण किससे हुआ है, तो 91% है हाइड्रोजन, 8.9% है हीलियम, और 0.1 है हेवियर एलिमेंट जैसे लोहा। इस प्रकार से अगर हम आगे चलेंगे
अभी हमने आपको क्या बताया कि हमारा जो सूर्य है उसकी 6 लेयर है। उसकी जो अंतिम लेयर जो हमने आपको बताई थी उसका नाम है कोर। इन लेयर के बारे में थोड़ी सी स्टडी अभी और करेंगे। इस कोर के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि नाभिक जब संलयित हो जाए यानी जुड़ जाए। संलयन माने होता है जुड़ना। जब नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। ओके, जब भी कोई चीज जुड़ती है तो याद रखें वहां से बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न होता है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे सूर्य के प्रकाश का यही स्रोत है। नाभिकीय संलयन की क्रिया कोर के अंदर होती है हमारे। अगर आप एक बार और देखिए ये कोर क्या होता है तो आप यहाँ पर समझ चुकोगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये कोर है। यहां पर आप देख सकते हो हमारे सूर्य के सबसे अंदरूनी भाग को ही हम कोर कहते हैं और यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया होके बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी धीरे धीरे करके बाहर आती है, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, अब हमारे सूर्य से पैदा क्या क्या होता है। बात यह है ना कि अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है। एनर्जी में क्या, तो एनर्जी में उत्पन्न होता है रेडिएशन जिसे हम विकिरण कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको हम विद्युत कहते हैं और सोलर विंड जिसे हम सौर पवने कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेडिएशन, रेडिएशन आपने सुना होगा जैसे कि गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, ये सब रेडिएशन है। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाता है। तो हमारे सूर्य का अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो इसे प्रोटेक्ट करता है। एक्स्ट्रा जितने भी स्टेलर रेडिएशन है उससे इसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाए रखता है। तो ये बात मत सोचो कि हमारे सूर्य को कोई खतरा नहीं है, हमारे सूर्य को भी खतरा है क्योंकि हमारे सूर्य से कई गुने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हमारे पूरे स्पेस में हैं और वहां से खतरनाक वाली रेडिएशन निकलती रहती है। अगर वो रेडिएशन अगर हमारे सूर्य तक आ गई तो हमारे सूर्य में विस्फोट हो जाएगा और पूरा सूर्य और सौरमंडल तबाह हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहीं पर हम देखें ये जो सूर्य है, अब ये सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस सूर्य के चारों ओर बहुत सारे हमारे ग्रह, बहुत सारे द्वार्फ प्लैनेट और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे आइसी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह इसका चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सन की, तो यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपको समझना है कि सूर्य आखिर कितना बड़ा है तो इससे आपको पता चलेगा पूरे सोलर सिस्टम का 99.8 यानी 99.8% जो पूरा द्रव्यमान है वह केवल और केवल सूर्य के अंदर ही समाहित है। अब बाकी अगर आप बात करोगे तो 0.2% में आपको इस सबको दिखाई देगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे एस्टेरॉइड्स, सारे प्लूटो, सारे ड्वार्फ प्लैनेट, सारे हमारे मेटेरियर्स, सारे धूल के कण, सारे ऑट क्लाउड, सारे कूपर बेल्ट, सब केवल और केवल 0.2% में ही समाहित हैं। 0.2% में ही है पूरे सौरमंडल का, केवल और केवल 0.2%। अगर हम अपने सूर्य की त्रिज्या की बात करें कि सूर्य की त्रिज्या यानी अगर हम सूर्य के जहां पर हम सबसे प्रकाश मंडल से अगर हम इसकी कोर पर जाना चाहें तो हमें कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो आप सोचिए 6,96,000 किलोमीटर के आसपास इसकी त्रिज्या है। अगर इसको डबल कर दोगे तो आप सोचो ये है इसका व्यास। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है 6,371, उसके हिसाब से देखेंगे तो हमारी 100 पृथ्वियां आ जाएंगी। 100 पृथ्वी आप सोचिए, 6,000, फिर उसके बाद क्या आता है 6,000, फिर उसके बाद 60,000, फिर आता है 6 लाख यानी 1,000 पृथ्वी। 1,000 पृथ्वी को आप लगा दोगे तब जाकर आप सूर्य के केंद्र में पहुंच पाओगे। तो सोचिए लगभग कितनी 2,000 पृथ्वियां तो इसके व्यास का निर्माण करेंगी, इसके डायमीटर का निर्माण करेंगी। अगर सारे जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं उन सबको इकट्ठा करके सूर्य के अंदर डाल दिया जाए तो भी सूर्य कम से कम 700-800 बार आपको इस सारे प्लैनेट डालने पड़ेंगे, तब सूर्य को अगर हम एक घड़ा मान लें या एक मटका मान लें तो वह मटका भर पाएगा। इतना बड़ा हमारा सूर्य है। बहरहाल अब सूर्य के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं गहराई से। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको यहां पर बताया था, ये आप यहां पे देखिए ये है कोर, और मैंने आपको बताया था यहीं पर होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया।
नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर ये ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। यहाँ पे आपको बाहर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। इसी को कहते हैं हमारा रेडिएटिव जोन, इसी को कहते हैं विकिरण मेखला। याद रखना इस बात को, विकिरण मेखला कहते हैं। इसके बाद हमारी जो ऊर्जा यहां से तो विकिरण के माध्यम से यहां तक पहुंचती है, फिर हमारे सूर्य की एक और मोटी परत आ जाती है जो आपको यहां पर परत दिखाई दे रही है। अब यहां पर क्या होती है, यहां पर सेल होती है। अब सेल क्या क्या होती है कि सेल बनी होती है कुछ इस टाइप की, जैसे त्रिकोण होता है, जैसे ट्राइंगल होता है, उस प्रकार से यहां पर सेल बनी होती है और वहां से ऊर्जा धीरे धीरे बाहर आती है। यानी इन सेल के माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, बाहर आती है और ऊर्जा अब पहुंच जाएगी कहां पर, यहां पर। कहां आएगी ऊर्जा, ऊर्जा यहां पर आ जाती है। तो आप इस बात को याद रखोगे। चलिए, ऊर्जा यहां आ गई। अब यहां से ही ऊर्जा क्या होगी, ये हम तक पहुंचेगी या हमारे सूर्य में से ऊर्जा बाहर निकलेगी। ये जो बाहर वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहीं से ऊर्जा बाहर निकलती है और यही प्रकाशवान होता है, यहीं से हमें प्रकाश मिलता है और इसी को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। आप सोचिए कि पृथ्वी जो हमारा सूर्य है उसके कोर का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। वही हमारे प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का तापमान केवल और केवल 6000 किलोमीटर है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखो, यहां पर कोर से जो ऊर्जा होती है इस प्रकाश मंडल तक आने में बहुत साल लगा देती है, कभी कभी हजारों सालें भी लग जाती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें निकाल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सारी जो है कोर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ फोटोन के रूप में यहाँ पे एनर्जी जाती है। ये क्या है, हमारा रेडिएटिव जोन है। इसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शनल जो संवहन होता है, संवहन के द्वारा ऊर्जा बाहर पहुंचती है और ऊर्जा जैसे ही इसको इसके सतह को छोड़ती है, जिस सतह से ऊर्जा को ये बाहर निकालता है, उसी को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसको याद रखना। साथ ही साथ क्या होता है कि ऊर्जा जब निकलती है तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम के एटम भी बाहर निकलते हैं काफी तेजी से। अब क्या होगा, ऊर्जा तो जा रही है, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एटम पर तो लगेगा ना, क्योंकि उनके अंदर द्रव्यमान है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम को दोबारा से वापस खींच लेता है और एनर्जी क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम दोबारा से वापस आ जाते हैं और हमारे प्रकाश मंडल से टकराते हैं। बताओ, ऊपर जाने पर तापमान कम होगा, दोबारा से टकरा रहे हैं हमारे सूर्य पर, तो सोचो वहां का तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। पूरे प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, 6000। अब यहां पर ये टकराएंगे तो वहां का तापमान थोड़ा सा कम कर देंगे, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो 6000 में से अगर 1500 घटाएंगे तो 4500 बचेगा, तो 4500 डिग्री तापमान होता है। और जहां पर हाइड्रोजन हीलियम वापस लौटते हैं, टकराते हैं, वहां पर काले धब्बे नजर आते हैं। जो काले धब्बे नहीं होते, हम केवल प्रकाश की तीव्रता के अंतर के कारण हमें वो दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम सौर कलंक या सोलर या सॉल स्पॉट भी कहते हैं। एक बात और याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था एनर्जी बाहर जा रही है। क्या हो रही है, यहां पर एनर्जी यहां पर बाहर जा रही है। चलिए एनर्जी को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। एनर्जी यहां पर बाहर जा रही है, ओके, बाहर निकली। अब एनर्जी तो बाहर चलेगी, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन हीलियम क्या हो जाते हैं, वो वापस लौट आते हैं बेचारे। और यहां से एनर्जी तो सीधे सीधे से तो बाहर जाना ही था, तो बाहर चली जाती है। तो वो सीमा जहां पर एनर्जी बाहर चली जाती है और हाइड्रोजन हीलियम वापस लौट आते हैं, उस सीमा को ही हम कहते हैं कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं जो बहुत ज्यादा रोग कर रहा है, ये वाला कोरोना नहीं, ये हमारे सूर्य का कोरोना है, किरीट है, जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देख सकते हैं और इसको देखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम यही सूर्य के बारे में थोड़ा सा, कि सूर्य के अंदर से हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें निकलती हैं। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तो यहाँ पर रेडिएशन निकलती है, विकिरण निकलती है। और इस विकिरण में कौन कौन सी तरंगें होती हैं, इनके बारे में इस स्पेक्ट्रम से समझा जा सकता है। ये समझ लो सूर्य के अंदर से निकलने वाली ये रेडिएशन है। इस रेडिएशन को स्पेक्ट्रम से देखकर हम स्पेक्ट्रम करेंगे, उसको थोड़ा सा जांच करेंगे, थोड़ा सा बड़े भाग में उसको बांटेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारी तरंगें हैं। अगर हम यहां से देखें तो इसमें गामा तरंगें मिलती हैं, यहाँ पर आपको गामा तरंग दिखाई दे रही है, एक्स तरंगें भी निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट निकलती हैं, विजिबल निकलती हैं, इंफ्रारेड निकलती हैं, माइक्रोवेव्स निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं। सारी तरंगें इस सूर्य के अंदर से रेडिएट होती है।
जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके साथ ही सब कुछ होता है, लेकिन हमारी आंखों का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हमें केवल और केवल एक ही तरंग दिखाई देती है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं या जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब कहोगे दृश्य प्रकाश यानी जिसे देखा जा सके, तो हम उसको देख सकते हैं और उसके कारण हम सबको देख पाते हैं, वही है हमारा दृश्य प्रकाश। अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो यह दृश्य प्रकाश की अगर तरंग दैर्घ्य होती है 370 से लेकर 370 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉन में याद रखें तो आप इसको याद रखोगे 3700 एंगस्ट्रॉन से लेकर होता है यह 4500 एंगस्ट्रॉन। इसी विजिबल लाइट को हम देख पाते हैं, लेकिन हमें यह सफेद दिखाई देती है। ओके, लेकिन अगर हम इसका भी स्पेक्ट्रम करें, अगर इसको भी हम थोड़ा सा जांचें, इसे भी थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, तो इसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर में कौन कौन से कलर होते हैं, विज्ञान से इसको पहचाना और याद किया जा सकता है। वी यानी वी से वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है बिब, ठीक है, फिर जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, ओ से ऑरेंज होता है और आर से रेड होता है। ये इसमें सारे कलर होते हैं। अब देखिए, जितना रेडिएशन है, जितना रेडिएशन सूर्य से उत्पन्न होता है, हमारी पृथ्वी को केवल उसका 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। अब सोचिए कि 2 अरब है आपके पापा के पास, और अगर वो 2 अरब में से आपको दे दें केवल और केवल 1 रुपया, तो आपको कैसा लगेगा? है मनी मन में तो पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। ऐसे ही है, हमारे सूर्य के पास क्या है, 2 अरब रुपए है, समझ गए नहीं? और उसमें से केवल 1 रुपया हमारी पृथ्वी को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारी पृथ्वी को 2 अरब भाग प्राप्त होता है। लेकिन ये मत सोचो 2 अरब बड़ा, ये दो, देखो कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा आदमी होता है उसकी एक सलामी बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके पास बहुत ज्यादा प्रकाश है, बहुत ज्यादा प्रकाश है इसके पास। तो आप सोचिए इतना ज्यादा एनर्जी है इसके पास कि 2 अरब भाग भी हमारी पृथ्वी पर 23 ट्रिलियन, याद रखो, मिलियन बिलियन ट्रिलियन आता है, 23 ट्रिलियन 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर की ऊर्जा जनरेट करता है। सोचिए, एक हॉर्स पावर में 742 वॉट होते हैं, तो 23 ट्रिलियन में 742 का गुणा करोगे कितने वॉट बनेंगे, आप सोच सकते हैं। यह है हमारी रेडिएशन। इसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा क्या हमने एक बताया था कि सूर्य के अंदर अगर आप देखोगे तो सूर्य के अंदर उत्पन्न होता है, चलिए हमने एक बताया था आपको कि सूर्य के अंदर बनती है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और जहां पर भी विद्युत बनती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर आ जाता है। तो देखो सूर्य का अपना चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से सूर्य का भी चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। ये सब ऑर्ट क्लाउड के द्वारा यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम है, और इसके चारों ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं हम इसको कहते हैं हेलियोपोज, या इसको कहते हैं हेलियोपोज, हेलियोशील्ड, याद रखना इसको, इनका नाम हेलियो, ठीक है, हेलियोपोज होता है, हेलियोशील्ड, और इसको पूरे को जो कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर होता है जो सन का, उसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। अब देखिए जिस तरह से हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक शील्ड बनी होती है, किसकी, विद्युत चुंबक की क्षेत्र, तो यहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र की शील्ड बनी होती है हमारे पूरे सोलर मंडल के चारों ओर। अब हमारे यहाँ पर इंटरस्टेलर विंड चलती है, यहाँ पर बहुत सारे सूर्य से कई कई हजार हजार गुना बड़े तारे हैं, और उनके अंदर से सोलर विंड यानी उनके अंदर भी इंटरस्टेलर विंड आती है। जैसे सूर्य के अंदर से सोलर पवन आती है, उसी प्रकार से इसके अंदर से इंटरस्टेलर विंड आती है, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स से। सोचिए कि अगर यह विंड है, अगर सूर्य से टकरा गई तो सूर्य का मटिया मैदान हो जाएगा, सूर्य समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर सूर्य समाप्त हो गया तो आपका और हमारा क्या होगा, आप इस बात को अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सोचिए सूर्य इतना बड़ा है, उसको भी खतरा है। तो इस दुनिया में सब कहीं न कहीं किसी को किसी न किसी का तो पिता मिल ही जाता है, बाप मिल ही जाता है। तुमने फिल्मों में डायलॉग देखा होगा कि आज हम मजलूम है इसलिए हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा भी कोई बाप जरूर पैदा हुआ है, वो भी जरूर आएगा। ऐसी तुमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। ऐसी यहाँ पर सूर्य बहुत बड़ा है। ये सूर्य से भी बहुत सारी सौर पवनें निकलती हैं जो पृथ्वी को और अन्य ग्रहों को समाप्त भी कर सकती हैं, लेकिन वो भी अपने लिए बचाने के लिए काम कर लेते हैं।
तो सूर्य को भी खतरा है, सूर्य को और स्टेलर और तारों से खतरा है, बस इतना याद रखना। इसके अलावा क्या है, ये आपको यहां पर सूर्य दिखाई दे रहा है और सूर्य के अंदर होता है जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल। इतना बड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी प्लैनेट इसका चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, सारे जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, जिसमें 8 प्लैनेट हैं, बहुत सारे हमारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, 170 सैटेलाइट हैं, हमारे कॉमेट्स हैं, हमारे एस्टेरॉयड्स हैं, ये सब चक्कर लगाते रहते हैं हमारे सूर्य। चलिए आगे देखते हैं कि अगर ये सूर्य निकलता है और हमारी पृथ्वी पर इसका प्रकाश पहुंचता है, तो एक बात और याद रखना, सूर्य के अंदर से सोलर विंड भी निकलती है। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, सूर्य के अंदर से, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि रेडिएशन निकलती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है, तो उसके अंदर से सोलर विंड भी निकलती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के चार्ज पार्टिकल होते हैं, निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पहले सोलर फ्लेयर्स हैं, यही सोलर फ्लेयर्स आगे चलकर विंड का रूप ले लेते हैं, सोलर विंड का रूप ले लेते हैं, काफी गर्म होती हैं, काफी हॉट होती हैं। और हमारी जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटोस्फीयर है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से सौर पवनें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाती तो पृथ्वी का विनाश हो जाता, हमारी पृथ्वी से हमारी पृथ्वी से वायुमंडल का विनाश हो जाता। अब इस सूर्य से आपको यह भी पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक कितनी देर में आता है, लगभग 500 सेकंड में आता है। उस प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, तो हमारी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये याद रखना, जिसकी वजह से उत्पादन होता है, और उत्पादन होता है तो उत्पादक पैदा होते हैं, उसको खाने वाले उपभोक्ता भी पैदा होते हैं, और इससे हमारी पृथ्वी पर एक पूरे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से और क्या होता है हमारी पृथ्वी पर, दिन और रात की प्रक्रिया जो होती है वो सूर्य के कारण ही होती है, अन्यथा न हो। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन भी सूर्य के कारण होते हैं, और इसके अलावा अगर देखेंगे वर्षा है, कोहरा है, जितने भी मौसमी घटना है सभी इस सूर्य के कारण ही होते हैं। तो चलिए आज सूर्य के बारे में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही अगर कोई भी व्यूअर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।